आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में एक ऐसा भाषण सामने आया है जिसने पूरे देश में, चाहे वो चाय की टपरी हो या न्यूज़ चैनल, एक नई बहस छेड़ दी है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी राजनीतिक शोर शराबे या तरफदारी में नहीं पड़ेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे। आखिर ये पूरा मामला है क्या? इसे समझने के लिए सीधे प्रधानमंत्री के उन्हीं शब्दों से शुरुआत करते हैं जो उन्होंने सिकंदराबाद की एक हालिया रैली में कहे थे। उन्होंने कहा, हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। सोचिए, ये कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है, ये सीधे तौर पर देशवासियों की जीवन शैली में एक बहुत बड़े बदलाव की मांग है। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम अपनी इस चर्चा को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। पहले हम प्रधानमंत्री की अपील को समझेंगे, फिर उन 5 आर्थिक संकल्पों को देखेंगे, उसके बाद इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स, इस पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया और सबसे आखिर में आम जनता पर पड़ने वाले इसके सीधे असर पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की इस अपील की। देखिए, आमतौर पर चुनाव के तुरंत बाद होने वाली रैलियों में क्या होता है, जीत हार की बातें हैं ना। लेकिन इस रैली ने एक हैरान करने वाला मोड़ लिया। एक राजनीतिक मंच से सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के रहन सहन से जुड़े इतने गंभीर बदलाव का संदेश आना, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था के सामने सच में कोई बड़ी चुनौती खड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर जनता से मांगा क्या गया है। आइए उन 5 आर्थिक संकल्पों को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये 5 चीजें हैं। पहला, 1 साल तक कोई भी सोना ना खरीदना, मतलब शादियों के लिए भी नहीं। दूसरा, बाहर से आने वाले खाने के तेल का इस्तेमाल कम करना। तीसरा, पेट्रोल डीजल बचाना, जिसके लिए कार पूलिंग, मेट्रो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। चौथा, वर्क फ्रॉम होम करना और 1 साल तक विदेशी यात्राओं को टाल देना। और 5वां, यूरिया जैसे केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पूरी तरह ऑर्गेनिक खाद पर शिफ्ट होना। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई सिर्फ इन्हीं 5 चीजों को क्यों चुना गया। चलिए इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स और विदेशी मुद्रा के खेल को समझते हैं। इसका जवाब छुपा है विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। आसान भाषा में समझें तो ये वो खजाना है जो हमारा रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं में रखता है। अब होता क्या है कि सोना, कच्चा तेल और केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब हम भारी मात्रा में दूसरे देशों से खरीदते हैं और इसका पेमेंट हमें अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। तो लॉजिक बिल्कुल साफ है, अगर हम इन खास चीजों की खपत कम कर देंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला भारी दबाव अपने आप कम हो जाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की जो अभी कमजोर स्थिति है, उसे देखते हुए ये बहुत क्रूशियल है। सच तो यह है कि हम आयातित तेल, सोने और यूरिया पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और इस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल फैक्टर भी है, पश्चिम एशिया का तनाव। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उससे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मुख्य डर इस बात का है कि अगर ये लड़ाई बढ़ी तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक सकती है। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 उपाय उसी संभावित खतरे से बचने की एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अपील हो और राजनीति ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं इस पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। यहां पर 2 बिल्कुल अलग विचार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही अर्थव्यवस्था का सारा बोझ आम जनता के सिर पर डाला जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इसका बचाव करते हुए कह रहा है कि देखिए, ये कोई विफलता नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव कदम है जिस पर मुख्यमंत्रियों के साथ पहले ही बात हो चुकी थी। चलिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नजरिया इस पर बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये कोई सलाह नहीं, बल्कि पिछले 12 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन का सबूत है। उनके मुताबिक सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जिम्मेदारी सीधे जनता पर थोप रही है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधे इसके टाइमिंग पर निशाना साधा। उनका बड़ा दिलचस्प सवाल था कि भाई अगर हालात वाकई इतने ही गंभीर थे तो चुनाव प्रचार के दौरान इतने चार्टर्ड प्लेन और इतने बड़े बड़े काफिले कैसे चल रहे थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कड़ा प्रहार किया। उनका कहना है कि त्याग और जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता के लिए है, जबकि सारा क्रेडिट सरकार अपने पास रखती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने पहले तो संसद में पश्चिमी एशिया के संकट पर चर्चा करने से परहेज किया और अब सीधे जनता को त्याग करने को कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी कुछ ऐसा ही रुख है। उन्होंने कहा कि जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब तक तो सरकार दावा कर रही थी कि देश में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उनकी बातें अचानक से बदल गईं। इस बीच डीएमके के प्रवक्ता ने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर नागरिकों को विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी जा रही है तो खुद प्रधानमंत्री 15 मई को यूएई, नीदरलैंड्स और स्वीडन के दौरों पर क्यों जा रहे हैं। ये नीति और व्यवहार की निरंतरता पर एक बड़ा सवाल था। अब जरा दूसरे पक्ष की बात भी सुन लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का बचाव करते हुए एक अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। उनके अनुसार जब यह संकट शुरू हुआ था तभी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग हुई थी और संसाधनों को बचाने के इन उपायों पर पहले ही आंतरिक सहमति बन चुकी थी। राजनीतिक बयानबाजी से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, आम जनता पर इसके प्रभाव की। जमीनी हकीकत आखिर क्या है?
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब इन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैसलों को जमीन पर उतारा जाएगा तो आम इंसान की जिंदगी में क्या होगा? ये नीतियां शहरों से लेकर गांवों तक हर किसी को कैसे प्रभावित करने वाली हैं? देखिए, विदेशी मुद्रा बचाना देश के हित में है, बिल्कुल सही। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिहार या तमिलनाडु जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में पूरी की पूरी खेती डीजल पर निर्भर है। अगर डीजल और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम किया जाता है तो फसल की पैदावार और किसान की आजीविका पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और सोने की बात करें, भारत में शादियों का एक बहुत बड़ा उद्योग है जो सोने पर टिका है। 1 साल तक इसे रोकने का मतलब है अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से पर ब्रेक लगाना। ऐसे समय में सबसे अहम चीज क्या होती है? सही और पारदर्शी संवाद। जब भी वैश्विक स्तर पर कोई आर्थिक संकट आता है तो सरकार के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जनता को बिल्कुल साफ साफ बताए कि स्थिति क्या है। बिना स्पष्ट जानकारी के इस तरह की चेतावनियां जनता में बिना बात की घबराहट पैदा कर सकती हैं। और हाँ, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में इस तरह के बड़े त्याग की मांग की जाती है तो जनता तब तक उसे दिल से नहीं अपनाती जब तक कि उनके नेता खुद आगे बढ़कर वो त्याग ना करे। क्या हम देखेंगे कि हमारे नेता सच में अपने बड़े काफिलों और ईंधन के इस्तेमाल में कटौती कर रहे हैं? इसी से तय होगा कि ये अपीलें जमीन पर कितनी कामयाब होती हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या नीतियां बनाने वाले खुद इन नीतियों का पालन करके एक मिसाल कायम करेंगे? और आने वाले समय में आम नागरिकों के लिए वास्तविक जमीनी हकीकत क्या होने वाली है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और हमें इस पर बारीकी से नजर बनाए रखनी होगी। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरे मुद्दे की एक स्पष्ट और संतुलित तस्वीर मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।